डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम चैप्टर नंबर 8 की लास्ट डिवीजन को देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, वेलकम यू। द टॉपिक विल बी फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशनिंग टू द लास्ट टॉपिक विच इज एप्लीकेशंस ऑफ द डॉपलर इफेक्ट। तो आइए फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट डू वी मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशनिंग। याद रखिएगा, whenever two waves, वेव भी कौन सी? आइडेंटिकल वेव। स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से जब भी ये क्वेश्चन करता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकलिटी ऑफ द वेव्स, आइडेंटिकल वेव से क्या मुराद है, तो सारे बच्चे या तो कहते हैं फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी, ये होगा वो होगा। तो याद रखिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आइडेंटिकल वेव्स का बुनियादी मकसद ये है कि दोनों या तो मैकेनिकल वेव्स हों, यानी दोनों साउंड वेव्स हों, या फिर दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी लाइट वेव्स हों। तो याद रखिएगा, सुपरपोजिशनिंग के फिनोमिना में आइडेंटिकल वेव से मुराद दैट द वेव्स आर ऑफ सेम नेचर। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स रीच एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में इसी पॉइंट पर पहुंचती हैं, द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशनिंग टेक्स प्लेस। वी से दैट सुपरपोजिशनिंग हुई है, एक ही पॉइंट पर दोनों वेव्स एक ही वक्त में पहुंच गई, आइडेंटिकल वेव्स थी। अब मजे की बात थी कि ये फिनोमिना हमारे पास तीन तरह के मजीद प्रोसेस प्रोड्यूस कर सकता है। वो प्रोसेस कौन कौन से है ये देखते हैं। नंबर वन, इट कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हो सकती है, तो क्या आप अच्छी तरह से जानते हैं दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे। दूसरा फिनोमिना जो हो सकता है, मजे की बात ये, वो फिनोमिना बीट्स कहलाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि बीट्स का फिनोमिना कोई हट के एक मुख्तलिफ डिफरेंट फिनोमिना नहीं है, बल्कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, ये भी स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस है, जिसमें क्या होगा कि एक ही वक्त में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों इंटरफेरेंस का प्रोसेस चल रहा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुपरपोजिशनिंग कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। आप सब जानते हैं एफएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्ट फेवरेट टॉपिक कंसीडर किया जाता है। इंटरफेरेंस को आइए सबसे पहले देखते हैं। इंटरफेरेंस कब? देखिए, ये बात तो पता लगी कि इसी पॉइंट पर दो आइडेंटिकल वेव्स पहुंचे, साइमल्टेनियसली पहुंचे, तो सुपरपोजिशनिंग होगी। इंटरफेरेंस कब होगी? याद रखिएगा, व्हेन द वेव्स आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब वेव्स की मोशन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? दे शुड बी मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, मींस उनका पॉइंट वेयर दे शुड रीच हैड टू बी द सेम। द सेकंड थिंग, दे मस्ट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी हूबहू सेम होनी चाहिए। तो ये बहुत ही आम नुक्ता है जो कि हमें याद रखना है इंटरफेरेंस के फिनोमिना के लिए। फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है। और मजे की बात ये, अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ये कैसे मुमकिन है कि उनकी वेवलेंथ मुख्तलिफ हो? इसका मतलब वेवलेंथ भी दोनों की हूबहू सेम होगी। बीट्स के फिनोमिना में हमारे पास कंडीशंस क्या आती हैं? कंडीशन आती हैं द आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। लो जी, ये तो वही बात होगी इंटरफेरेंस वाली। लेकिन फर्क क्या है जिसकी वजह से मैंने कहा ये स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस है? वो तो यहां से समझ आ ही रहा है कि दे आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन। फर्क सिर्फ ये है कि फ्रीक्वेंसी हूबहू एक जैसी नहीं होगी, बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, बल्कि जो डिफरेंस होगा इट वुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 हर्ट्ज। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी या तो 10, फ्रीक्वेंसी दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है या तो 10 हर्ट्ज होना चाहिए या 10 हर्ट्ज से स्मॉलर होगा। तो फिर क्या होगा? फिर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों साइमल्टेनियसली होंगी। एक पीरियोडिक राइज एंड फॉल आएगा इन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड लेवल व्हिच इज नोन एज बीट्स। इसको हम डिटेल में भी देखते हैं। स्टेशनरी वेव्स के लिए कंडीशन क्या है? स्टेशनरी वेव्स के लिए दैट द वेव्स मस्ट बी मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, बट दे आर हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी। तो पता चला इंटरफेरेंस और स्टेशनरी वेव्स में एक चीज जो है वो मुश्तरक है कि दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है, मगर जो डिफरेंस है वो ये है कि वेव्स की डायरेक्शन इंटरफेरेंस में सेम होनी चाहिए, जबकि स्टेशनरी वेव्स में ऑपोजिट होती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वेल, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट फिनोमिना को, थोड़ा डिटेल से देखेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस कैन रिजल्ट इनटू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रेस्ट पर क्रेस्ट फॉल करेगा या ट्रफ पर ट्रफ फॉल करेगा। तो क्रेस्ट पर जब क्रेस्ट फॉल करेगा, फॉर एग्जांपल ये क्रेस्ट पर जब क्रेस्ट फॉल करेगा, दोनों पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट हमारे पास कंपैरेटिवली उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगी। इवन अगर मैं ट्रफ की बात करूं, ट्रफ पर ट्रफ भी फॉल करे, दोनों नेगेटिव है,
तो रिजल्टेंट नेगेटिव आपके पास एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगी। तो पता चला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव की हमारे पास ज्यादा हो जाती है, जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर बात मैं करता हूं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट पर ट्रफ फॉल करेगा, क्रस्ट को हम पॉजिटिव मानते हैं, ट्रफ को नेगेटिव, तो साफ सी बात है प्लस में से जब माइनस होगा तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगी। आइए इस हवाले से देखते हैं दैट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इंक्रीजेज। हम देख चुके हैं, आइए देखते हैं इसकी एग्जांपल। सपोज करता हूं दैट आई एम हैविंग दिस इज वेव 1, ये वेव 1 मेरे पास है। इसका एम्पलीट्यूड को याद रखिएगा, हम ज्यादातर लेटर ए से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी किताब में इसको वाई से रिप्रेजेंट किया गया है, तो डज नॉट मैटर, पेपर में अगर ए भी आ जाएगा तो आपने याद रखना। तो फर्स्ट वेव जो हमारे पास है, फर्स्ट वेव दिस इज द फर्स्ट वेव, इसकी हमारे पास एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, और सेकंड वेव जो है उसकी एम्पलीट्यूड हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए क्रस्ट पर क्रस्ट एग्जैक्टली फॉल कर रहा है, तो ये दोनों एड अप हो जाएंगे, और जब एड अप हो जाएंगे तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। इसे कैसे निकालते हैं, दोनों की एम्पलीट्यूड्स को ऐड किया, y1 प्लस y2, तो हमारे पास जो जवाब आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 2 प्लस 1 विल गिव यू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर मैं बात करता हूं तो एम्पलीट्यूड, कॉमन सेंस की बात है कि रिजल्टेंट वेव की डिक्रीज कर जाएगी एज कंपेयर टू द इंटरफेरिंग वेव्स। ये हमारे पास वेव 1 है जिसका एम्पलीट्यूड हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ये वेव 2 है जिसका एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं क्रेस्ट पर ट्रफ फॉल कर रहा है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा उसमें एम्पलीट्यूड माइनस होगी, 2 में से 1 माइनस होगा, तो आंसर होगा 1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये एक छोटा सा हम लोगों ने एक रिवीजन की, हमारी टेक्स्ट बुक में भी है। आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस इन एंटीटेस्ट। अब एंटीटेस्ट के हवाले से इस सवाल को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। मैं ये कहूंगा कि इस सवाल को समझना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये, टू आइडेंटिकल वेव्स, ठीक हो गया, लो जी फर्स्ट कंडीशन, आइडेंटिकल वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड, दोनों की एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर ईच। इसका मतलब मजे की बात ये है कि दोनों वेव्स 2 सेंटीमीटर की हैं, दे आर मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन जा रही है। इसका मतलब ये तो इंटरफेरेंस के लिए सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। रीचेज एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली। नाउ इफ, अब टर्निंग पॉइंट देखेगा, इफ एट दैट पॉइंट दे इंटरफेयर इन सच अ वे दैट ओनली वन ऑफ देम अपीयर्स एज रिजल्टेंट एट दैट पॉइंट, देन इट इज पॉसिबल ओनली इफ फेज डिफरेंसेस। अब मजे की बात ही है कि यहां पे फेज डिफरेंस का क्या मामला आ गया। बच्चा फौरन ये कहेगा, देखो जी अगर एक वेव हमारे पास 2 सेंटीमीटर की है, दूसरी भी 2 सेंटीमीटर, इंटरफेरेंस होगी, या तो कंस्ट्रक्टिव होगी तो 2 प्लस 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, और अगर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी तो 0 आ जाएगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी पॉइंट पर हमारे पास 2 वेव्स पहुंचे और उनमें से जो रिजल्ट है निकले वो 2 आ जाए, और एक वेव कहां चली गई। सारे बच्चे नॉट पॉसिबल को सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने जो रिवीजन की वो तो इसी की बात कर रही है कि जनाब यही होना चाहिए। लेकिन बच्चों ये सवाल बड़ा ही अहम है, जरा गौर से देखिएगा। बाकी ऑप्शन में अल्फा 60 डिग्री, बीटा 45 डिग्री, और चार्ली है 120 डिग्री। बच्चों 120 डिग्री से आपको याद आना चाहिए चैप्टर नंबर 2 में, सेकंड चैप्टर में वेक्टर्स में आपने पढ़ा था कि ऐसा मुमकिन है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हों जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर हम उन्हें ऐड करें एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो उनसे पैदा होने वाला रिजल्टेंट भी उनकी मैग्नीट्यूड के इक्वल होता। तो इसका मतलब यहां पर हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, चार्ली इज द बेस्ट आंसर। तो बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, वेव्स आर एडेड लाइक वेक्टर्स। याद रखिएगा वेव्स को वेक्टर्स के अकॉर्डिंगली ऐड किया जाता है। वी नो दैट इफ 2 वेक्टर्स आर एडेड एट थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, देन द रिजल्टेंट इज ऑल्सो ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। तो यहां पे पता चला रिजल्टेंट जो होगा वो वही मैग्नीट्यूड रखता होगा जो कि ऐड होने वाले दोनों वेक्टर्स की होगी। तो हम इसको वेव्स के अकॉर्डिंगली, तो दोनों वेव्स की जो मैग्नीट्यूड होगी रिजल्टेंट की भी वही मैग्नीट्यूड होगी अगर दे आर एडेड at 120 डिग्री, तो इसे फेज डिफरेंस कहते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, वेरी थॉट प्रोवोकिंग, टर्निंग पॉइंट हमारे लिए होता कि हमें पहली दफा लाइफ में पता चलता कैसे क्वेश्चन एंटीटेस्ट में आ सकते। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस इन द पाथ डिफरेंस। ये टॉपिक तो हम लास्ट रिवीजन में कर चुके हैं। अब मैं यहां पे इसको क्यों हरवा रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हवाले से आपको सारी की सारी डिवीजन समझा दूं। आपको पता हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस को
क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द पार्ट डिफरेंस, और फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये जो हमारे पास स्लाइड है, ये सारी की सारी बहुत सारे क्वेश्चन से भरी हुई है। देखिए पार्ट डिफरेंस को हमारी बुक वाला डेल्टा एस भी लिखता है, हम उसको एक्सपी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, अगर पार्ट डिफरेंस जो इंटरफेरेंस फेज का एन लैम्डा हो, एन लैम्डा का मतलब ये एन क्या है, एन इंटीजर्स है, इसका मतलब if the part difference between the interfering waves is an integral multiple of complete wavelength। याद रखिएगा लैम्डा, यहां पे लैम्डा लिखा हुआ है, लैम्डा का मतलब कंप्लीट वेवलेंथ है। तो जब भी ऐसा होगा अगर, तो फिर याद रखिएगा हमेशा क्रैश पे क्रैश फॉल करेगा, ट्रफ पे ट्रफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो अगर मैं एन की ये की सारी वैल्यूज मैं इस जनरल फॉर्मूला में प्लेस कर दूं तो मेरे पास पार्ट डिफरेंस की पूरी सीरीज आ जाएगी। तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जब भी पार्ट डिफरेंस 0 होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, प्लस माइनस लैम्डा होगा कंस्ट्रक्टिव होगी, प्लस माइनस 2 लैम्डा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पता ही चला कि सारे के सारे जो हमारे पास एक सीरीज आ जाती है, वी कैन सिंपली से वन थिंग कि इस पूरी सीरीज ऑफ पार्ट डिफरेंस के लिए हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और अगर मैं फेज डिफरेंस की सीरीज निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इन सारे पार्ट डिफरेंसेस को मैं यहां पर x की जगह प्लेस करूंगा। आई कैन हैव द होल सीरीज फॉर द फाइव विच कम्स आउट टू बी 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। सो स्टूडेंट्स, सिमिलरली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए याद रखिएगा कि हमारे पास पार्ट डिफरेंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज 2n+1 लैम्डा बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लैम्डा बाय 2 का मतलब है हाफ ऑफ लैम्डा, इसका मतलब हाफ ऑफ वेवलेंथ। और ये चीज को अगर हम गौर से देखें तो ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल बनता है, इसका मतलब इट इज एन ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी पार्ट डिफरेंस अगर मैं सारे इंटीजर्स पुट करूं, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल यानी 1 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 टाइम्स लैम्डा बाय 2, whenever the part difference come out to be an odd integral multiple of half of the wavelength। तो याद रखिएगा सीरीज ऑफ फेज डिफरेंस जो होगा हमारे पास हमेशा यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और इसके अगर हम यहाँ पे एक्स की सारी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करें तो हमारे पास जो फेज डिफरेंस की सीरीज आएगी, इट कम्स टू बी 0, 3 पाई, 5 पाई एंड 7 पाई। सो स्टूडेंट, इस स्लाइड पर मैंने कोशिश की कि वो सारे के सारे पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस आपके सामने ले आऊं ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना रहे, पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछ सक, वो कोई भी चीज आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद बहुत ही अहम नुक्ता, हमारी किताब में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ, लेकिन एंट्री टेस्ट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ द वेव, ये टॉपिक बहुत अहमियत कामिल होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं। फॉर आवर कन्वीनियंस इट्स बेटर टू स्टैब्लिश एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज आई एंड इट्स एम्पलीट्यूड जो कि यहां पे ए है। तो याद रखिएगा, इंटेंसिटी को मालूम करना हो, अगर आपके पास एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड का सिर्फ स्केयर लेंगे तो आपके पास इंटेंसिटी आ जाएगी। और अगर मैं यहां से एम्पलीट्यूड को निकालना चाहूं तो साफ सी बात है, मैं इंटेंसिटी का क्या लूंगा, बिल्कुल सही है, मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा। तो ये दोनों रिलेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। दैट विच मीन्स इफ ए इज डबल, अगर मैं ए को डबल कर दूं तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। देखिए अगर मैं ए को डबल कर रहा हूं तो स्क्वायर उसको 4 टाइम्स बना देगा, इसका मतलब इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। आइए ऐसा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जिसके बारे में ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स रॉन्ग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं विद वेरी मच कॉन्फिडेंस। लेट्स सी, 2 बीम्स ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटीज 4i, इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट इंटेंसिटी जो गिवन है 4i है और दूसरी जो बीम ऑफ लाइट है उसकी इंटेंसिटी i हमारे पास है। मतलब दे इंटरफेयर, इंटरफेरेंस होती है तो साफ सी बात है कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो कहता है व्हाट कैन बी द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी। तो बड़ा आसान है, बच्चा कहता है देखिए अगर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई होगी तो इसका मतलब है आई मैक्स को निकालना है, तो कोई मसला ही नहीं है। आई मैक्स के लिए मैं i1 प्लस i2 कर दूंगा। i1 कितना है, दैट इज 4i, और i2 कितना है 5, इसका मतलब वो हमारे पास आ जाएगा 5i। अच्छा अगर i मिनिमम निकालना होगा तो इंटेंसिटी को माइनस कर देते हैं, i1 माइनस i2 दैट विल गिव मी व्हाट, हमारे पास 3i आ जाएगा। और जब मैं इनकी रेशियो लूंगा तो 5i रेशियो 3i, i से कैंसिल हो जाएगा, 5 रेशियो 3। तो सारे के सारे बच्चे अल्फा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। अब जरा गौर से देखिएगा क्या वजह है। याद रखिए इंटेंसिटी कभी भी डायरेक्टली ऐसे ऐड नहीं होती स्टूडेंट। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एम्पलीट्यूड्स। हम सबसे पहले
वो जो दो इंटेंसिटीज आपको दी गई हैं, कौन कौन सी, 4 और 1 जो है, वहां से आप एम्पलीट्यूड निकालेंगे। एम्पलीट्यूड कैसे निकलती हैं, मैंने आपको बताया था एम्पलीट्यूड की रेशियो अगर आपको चाहिए तो आप इंटेंसिटी का अंडर रूट लेंगे, तो 4:1 का आपके पास 2:1 आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट एम्पलीट्यूड को मैं 2 कंसीडर कर लेता हूं और सेकंड को मैं 1। इसका मतलब सबसे पहले बच्चों मैंने एम्पलीट्यूड्स निकाली इंटेंसिटी से। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, आप सब जानते हैं एम्पलीट्यूड्स ऐड होती है, एम्पलीट्यूड्स ऐड करके मैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालूंगा। 2 + 1 मेरे पास 3 आ गया। और इसी तरह से मैं मिनिमम इंटेंसिटी के लिए मैं दोनों एम्पलीट्यूड्स को माइनस करूंगा। 2 - 1 मेरे पास 1 आ जाएगा। तो मेरे पास मैक्सिमम और मिनिमम जो ही एम्पलीट्यूड आ गई बच्चों, अब मैं यहां से इनका स्केयर लूंगा, तो जो ही स्केयर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम। इसका मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का स्केयर लूंगा तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आ जाएगी, एम्पलीट्यूड मिनिमम का स्केयर लूंगा तो इंटेंसिटी मिनिमम आ जाएगी। तो जब मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड का स्केयर लेता हूं, 3 का स्केयर मेरे पास 9i आ जाएगा, और अगर 1 लूंगा तो 1 का स्केयर तो 1 ही रहेगा। सो स्टूडेंट्स, मजे की बात ये कि हमारे पास 9i और i, ये जो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज आ गई। अब मैं जब इनकी रेशियो लूंगा तो आई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जवाब आएगा 9:1। सो स्टूडेंट्स, आइए वापस स्लाइड पे चलते हैं। तो डेल्टा इज आर आंसर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कोशिश की कि आप इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन आपको एक एमसीक्यूज के थ्रू इस तरह से समझा दूं कि आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टली इंटेंसिटीज ऐड नहीं होंगी। वेल स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है जो मैंने कहा था, विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। एक ही वक्त में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों इंटरफेरेंस चल रही होती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हूबहू सेम नहीं होती। जब फ्रीक्वेंसी हूबहू सेम नहीं होगी तो साफ सी बात है, क्रेस्ट मुकम्मल तौर पे ट्रफ पे फॉल नहीं कर सकता। कहीं पर कुछ क्रेस्ट का ऐसा ट्रफ पे फॉल करेगा, कुछ क्रेस्ट का क्रेस्ट पे फॉल करेगा, तो कहीं कंस्ट्रक्टिव होगी, कहीं डिस्ट्रक्टिव। तो पीरियोडिक राइज एंड फॉल होगा इन द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड व्हेन टू वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफरेंस दैट इज लेस देन और इक्वल टू 10 हर्ट्ज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन आर सुपरइम्पोज्ड ऑन ईच अदर। स्टूडेंट, बीट फ्रीक्वेंसी के हवाले से बात कर रहे थे। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला f1 - f2 होता। बीट का टाइम पीरियड क्या होगा? द टाइम पीरियड हमेशा फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होगा, तो इट विल बी 1/f1 - f2। एक नई चीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आमतौर पे एफएससी में हमने इसे पढ़ा नहीं होता। स्टूडेंट, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। टू ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2 आर साउंडेड टुगेदर। दोनों को इकट्ठा साउंड किया गया इन सच अ वे, इस तरह से दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज नॉट ऑब्जर्व। अब मजे की बात है, बीट तो आपने सुनी नहीं, उसका मतलब इसकी क्या रीजन हो सकती है? बड़ी सिंपल सी रीजन हो सकती है कि जो हमारे पास जो बीट की फ्रीक्वेंसी है, इट शुड नॉट एक्सीड 10 हर्ट्ज। इसका मतलब लाजमी वो 10 हर्ट्ज से ज्यादा रही होगी, जो कि बेसिक कंडीशन है। तो एक छोटा सा पॉइंट हम लोगों ने यहां पे पॉकेट किया। स्टूडेंट्स, इसी तरह से टू ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2 आर साउंडेड टुगेदर सच दैट बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू बी 2 हर्ट्ज। नाउ इफ f2 is 156 हर्ट्ज, f2 156 हर्ट्ज हो तो f1 क्या होगा? तो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे f1 - f2 इज इक्वल टू, हमारे पास दिया हुआ 2 हर्ट्ज है, तो अगर f2 मेरे पास 156 है, आई टेक इट ऑन द अदर साइड, तो ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास जवाब आएगा अल्फा 158 हर्ट्ज। सो स्टूडेंट्स, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी वैक्स ऐड की जाती है प्रॉन्ग्स पर ट्यूनिंग फॉक के, तो याद रखिएगा उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। स्टूडेंट, हम अपने सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक डॉपलर इफेक्ट होगा। थर्ड और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का लास्ट टॉपिक स्टेशनरी वेव्स, बहुत अहम है। डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी आर सुपर इम्पोज, लेकिन शर्त क्या है? दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फिर वो एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें स्टेशनरी वेव्स का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास आप सब जानते हैं 2 केसेस होते हैं, स्ट्रेच स्ट्रिंग और इसके अलावा एयर कॉलम्स। एयर कॉलम्स में हमारे पास 2 केसेस होते हैं, ओपन एट बोथ एंड्स एंड ओपन एट वन एंड। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। स्ट्रेच स्ट्रिंग की सबसे पहले बात देखते हैं। स्ट्रेच स्ट्रिंग में हमारे पास ये फर्म स्पोर्ट्स हैं। हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग को मुकम्मल तौर पे टाई कर रखा। याद रखिएगा यहाँ पे स्पीड का जो रिलेशन होगा स्टेशनरी वेव्स का √F/m होगा। F हमारे पास क्या होगा? दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, जिसके यूनिट क्या होंगे? न्यूटन, और m जो होगा दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका यूनिट होगा किलोग्राम पर मीटर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने। यहां से टेंशन फिक्स कर देते हैं, स्क्रूज लगे होते हैं, जैसे गिटार्स में आप वायर्स को टाइट कर देते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फिक्स एंड होगा, याद रखिएगा, क्योंकि वाइब्रेट नहीं कर सकता, इसका मतलब यहां पे एम्पलीट्यूड हमेशा
जीरो रहेगी, और जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो स्टेशनरी वेव्स में हम उसे हमेशा नोड कहते हैं। तो याद रखिएगा फिक्स एंड पर हमेशा नोड होगा। इसी तरह से अगर मैं पाइप की बात करूं तो पाइप में जो क्लोज एंड होगा, क्लोज एंड स्टूडेंट, जैसे वहां पे फिक्स एंड था, क्लोज एंड होगा, तो याद रखिए क्लोज एंड पर हमारे पास हमेशा नोड पैदा होगा। तो ये देखिए मैं आपके लिए नोड डेवलप, इसकी फंडामेंटल जो है हार्मोनिक प्रोड्यूस करके दिखाता हूं। यहां पे नोड होगा और जो ओपन एंड होगा उस पे हमेशा हमारे पास एंटी नोड होगा। स्टूडेंट अगर दोनों एंड ओपन है तो ओपन एंड पर अभी आपने देखा, बोले ओपन एंड पर क्या होता है, एंटी नोड। इसका मतलब अगर मैं ओपन एट बोथ एंड्स की बात करूं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब, तो यहां पे भी हमारे पास होगा एंटी नोड प्रोड्यूस हुआ, ये एंटी नोड देख सकते हैं, यहां पे भी एंटी नोड प्रोड्यूस हुआ, और सेंटर में हमारे पास नोड होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कहा जाए तो वी कैन गो फॉर इट। ये अब इंशाल्लाह मजीद प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके। स्टूडेंट स्ट्रेटरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग को थोड़ा मैं डिटेल में आपके लिए लेकर आया हूं। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसे स्ट्रेच किया गया है। सपोज करें मैं इसे प्लग करता हूं सेंटर से। स्टूडेंट अगर मैं सेंटर से प्लग करूंगा तो याद रखिएगा हमारे पास एक सिंगल हार्मोनिक पैदा होगा जिसे फंडामेंटल हार्मोनिक कहते हैं। का मतलब इफ प्लग्ड फ्रॉम L/2, मैं देखिए बाद में शॉर्टकट बताता हूं, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 चल रहा है। याद रखिएगा जहां से आप प्लग करते हैं जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसका हमेशा हाफ होगा, दैट इज नंबर ऑफ हार्मोनिक। इसका मतलब 2 को जब आप हाफ कर देंगे तो 1, इसका मतलब दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। तो इसका मतलब आप आसानी से हार्मोनिक्स को यहां से मालूम कर सकते हैं। तो मैंने सेंटर से प्लग किया तो मेरे पास सिर्फ एक सिंगल हार्मोनिक प्रोड्यूस हुआ। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको 0.1 का नाम दे दूं, इसे मैं 0.2 का नाम दे दूं, इसे 0.3 का नाम दे दूं, तो जरा गौर से देखिएगा 0.1 पर 0.1 जो है और 0.3 जो है, यहां पर हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सही है, मैंने ऑलरेडी लास्ट स्लाइड में शेयर किया, नोड होंगे, और ये 0.2 जो होगा जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी यहां पे हमारे पास एंटी नोड प्रोड्यूस होगा। स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं इस फंडामेंटल हार्मोनिक की। फंडामेंटल हार्मोनिक जो स्ट्रेच स्ट्रिंग में हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है उसमें हमारे पास जो लेंथ है L, जरा गौर से देखिएगा क्या यहां पे पूरी वेव कंप्लीट होगी? जी नहीं, पूरी वेव तो हमारे पास क्रैश और ट्रफ है। इसका मतलब यहां पे हाफ वेव आई है आपके पास, लेकिन उसी लेंथ में आई है। तो यहां इसको आप λ1 कहेंगे, तो λ1 अगर मैं यहां से निकालूं तो 2L आ जाएगा, और जी मैं F इज इक्वल टू V ओवर λ1 में λ1 की जब यहां पे वैल्यू पुट करूंगा तो ये फॉर्मूला F1 इज इक्वल टू V ओवर 2L मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा। तो याद रखिएगा स्ट्रेच स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V ओवर 2L हुआ करती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, हमेशा याद रखिएगा V यहां पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आपने V की बात की थी कि V डिपेंड कर रहा होता है हमारे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग और मास पर यूनिट लेंथ पर, ये दोनों हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो ये हमारे पास इट विल सर्व एज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के तौर पे सर्व करेगा, और ये हमारे पास λ1। स्टूडेंट इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल मैं L/4 से प्लग करूं तो मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर होगा हम उसका हाफ करेंगे 2, इसका मतलब मेरे पास अब 2 हार्मोनिक्स पैदा होंगे। और मजे की बात, जरा गौर से देखिएगा लेंथ तो अभी भी उतनी है, मगर अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करें, अब सेकंड फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो याद रखिएगा वेव, वही वेव जो पहले यहां पे कंप्लीट नहीं हो रही थी, अब वही वेव यहां पे कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी है वेवलेंथ डिक्रीज करी है। तो आप सबने याद रखना है, एंटी टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे हार्मोनिक की तादाद बढ़ती जाएगी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। ये वो बुनियादी खुलिया है। तो पूरी वेव में मैंने बार बार बोला कि अगर V कांस्टेंट होगा तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में हमेशा इनवर्स होंगे। स्टूडेंट अगर मैं यहां पे L की बात करूं वो कंप्लीट वेवलेंथ के इक्वल है, तो जब मैं प्लेस करूंगा V ओवर L आ गया, तो यहां से बच्चों हम सारी वैल्यूज वही जो हमारी बुक में है हम प्लेस करते हैं, तो वी गेट अ जनरल फॉर्मूला Fn इज इक्वल टू n टाइम्स F1, जबकि n सारे इंटीजर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो याद रखिएगा इसका जनरल फॉर्मूला है, तो हमेशा हम आसानी से स्ट्रेच स्ट्रिंग का ये निकाल सकते हैं। स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने शेयर किया, एज नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इंक्रीज करेंगे लैम्डा विल डिक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। सिंपल रूल V इज इक्वल टू F लैम्डा है, मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। F और M, F टेंशन इन द स्ट्रिंग है, M मास पर यूनिट लेंथ हमारे पास। सो इफ वी कीप F एंड M कांस्टेंट, वी कीप सेम, देन F इज इक्वल टू F लैम्डा में V कांस्टेंट हो जाएगा हमारे पास, V चूंकि कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका मतलब F लैम्डा ये दोनों आपस में इन्वर्स हो गए। तो जैसे जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स, याद रखिएगा दो नोड्स का जो डिस्टेंस है, ये नोड और ये नोड, इनका डिस्टेंस कितना हो गया, λ/2, इसका मतलब दैट इज λ/2। इसी तरह दो एंटी नोड्स का भी क्या होगा, वो λ/2। लेकिन
नेबरिंग नोड और एंटी नोड का इसका भी हाफ हो जाएगा, λ/4 हो जाएगा। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। एयर कॉलम्स की बात कर लेते हैं। एयर कॉलम्स में ओपन एट बोथ एंड, देखिए अगर ओपन एट बोथ एंड है तो फंडामेंटल हार्मोनिक जो हमारे पास प्रोड्यूस होगा, इन एंड्स पर हमारे पास, मैंने पहले शेयर किया था, एंटी नोड्स प्रोड्यूस होंगे। अब अगर मैं इन दोनों को उल्टा करके जोड़ लूं तो क्या मेरे पास वही नहीं बन जाता जो कि मैंने अभी स्ट्रेसरी वेव्स इन स्ट्रेसिंग में फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस किया था? तो स्टूडेंट पता ये चला कि इनकी फ्रीक्वेंसी के वही फॉर्मूलाज हैं जो कि स्ट्रेसिंग वाले फॉर्मूलाज हैं। इनका जनरल फॉर्मूला भी वही होगा और इसमें सारे के सारे इवन और ऑड हार्मोनिक्स मौजूद होंगे। स्टूडेंट्स तो एक बात याद रखिएगा, लेकिन जब हम ओपन एट वन एंड या क्लोज एट वन एंड की बात करते हैं, एंड क्लोज है, तो अब गौर से देखिएगा ये क्या कंप्लीट हार्मोनिक प्रोड्यूस हुआ? जी नहीं, कंप्लीट का सिर्फ हाफ यहां पे प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगी V/2L उसका भी हाफ हो जाएगी, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो V/4L। जो याद करने का छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसमें जनरल फॉर्मूला तो यही रहेगा, मगर याद रखिएगा क्लोज ओपन एट वन एंड वाला जो पाइप होगा, ऑर्गन होगा, याद रखिएगा उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होंगे, इसलिए ये रिचर नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाफ हो गई है और मजे की बात इसमें नंबर ऑफ हार्मोनिक्स भी हाफ हो गए। इसके लिए जनरल फॉर्मूला हम ये प्लेस कर सकते हैं। वेल स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमारा विच इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, डॉपलर इफेक्ट। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान कुछ रिलेटिव मोशन होती है, या तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाए या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आए, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अपेरेंटली चेंज होती है। इसके कुछ केसेस हैं हमारे पास बुक में, 3-4 केसेस हैं। केस वन को देखते हैं। जब सोर्स रेस्ट पर होगा, इसका मतलब स्पीड ऑफ सोर्स जो है वो 0 है, तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा होगा टुवर्ड्स द सोर्स। अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तो फिर आप ये रिलेशन यूज कर रहे होते हैं, बड़ा सिंपल से है। ये आपके पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, ये पहले वाली फ्रीक्वेंसी थी जब दोनों रेस्ट पर थे, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है। अब गौर से दिखेगा हमारे पास जो न्यूमिनेटर आया है वो डिनोमिनेटर से बड़ा, इसका मतलब v प्लस यूज ग्रेटर देन v, इसका मतलब इसका जवाब जो आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, विच मीन्स एफ ए वुड बी ग्रेटर देन एफ। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन याद रखिएगा यहां पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी होगी क्योंकि स्पीड ने इंक्रीज किया, वेव लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सबसे अहम नुकता है कि जब तक सोर्स स्टेशनरी होगी वेव लेंथ चेंज नहीं हो सकती। केस 2 बाय वन गेट वन फ्री, इसका ऑपरेट सोर्स अभी भी रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर दूर मूव कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप ये प्लस की जगह यू विल जस्ट प्लेस माइनस ओवर हियर, यहां पे माइनस आ जाएगा। तो अब चूंकि ये चीज जो है v माइनस यूएस दैट इज लेस देन v हो जाएगा, तो याद रखिएगा एक वेव से स्मॉलर होगा और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, वो डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन वेवलेंथ विल रिमेन द सेम। थर्ड केस की तरफ चलते हैं। थर्ड केस में ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में माइनस आ जाएगा। अब ये जो चीज है v माइनस यूएस, ये v से v इज ग्रेटर देन दैट वन, इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी से इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ आएगी तो फिर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, जब सोर्स, ये देखिए ये सोर्स है, सपोज करें ये मेरे पास सोर्स है और ये इसकी वेव जो ऑब्जर्वर यहां पे सुन रहा है। स्टूडेंट यहां पे वेव 1 2 3, सपोज कर 3 वेव्स हमारे पास हैं। अब अगर ये सोर्स अचानक मूव करके यहां पर आ जाए और वेव तो वो 3 ही प्रोड्यूस करेगा, मगर वेव्स को यहां पर इकट्ठा होने के लिए जगह कम मिलेगी, तो याद रखिएगा वेव लेंथ हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी जबकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां पे याद रखना है फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन वेवलेंथ। सिमिलरली इसका बिल्कुल ऑपोजिट केस हमारे पास ये चीज बन जाएगा, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो कि डिक्रीज कर जाएगी लेकिन वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी अगर सोर्स अवे मूव कर रहा होगा। स्टूडेंट इसको हम ऑल इन वन डॉपलर इफेक्ट फॉर्मूला में भी देख सकते हैं। ये हम लोगों ने आपके लिए एक जनरल फॉर्मूला बनाया, v प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर प्लस माइनस यहां पे लिखा हुआ है और नीचे v प्लस माइनस स्पीड ऑफ सोर्स है। देखिए अगर तो सोर्स स्टेशनरी हो, इसका मतलब मैं इसकी जगह 0 पुट कर दूंगा, ये चीज खत्म हो जाएगी, ये चीज खत्म हो जाएगी, तो मेरे पास सिर्फ इतना रिलेशन रह जाएगा। और उस रिलेशन में अगर ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड द सोर्स होगा तो मैं ये रिलेशन ले लूंगा, और अगर मूविंग अवे फ्रॉम होगा तो मैं ये रिलेशन सिलेक्ट कर लूंगा। इसी तरह से अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो तो यहां पर हमारे पास ये चीज 0 हो जाएगी। सो इट मींस दैट इफ सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो हमारे पास ये रिलेशन हो गया, और इफ सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द, तो आई कैन गो फॉर दिस रिलेशन। स्टूडेंट इसका मतलब एक ही रिलेशन में वी कैन डू एवरीथिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर मैकेनिकल वेव्स के लिए, साउंड के लिए भी अप्लाई होता है,
और नॉन मैकेनिकल लाइट के लिए भी अप्लाई होता है। इसकी छोटी सी बात देख लेते हैं। हम लोग अक्सर ब्लू शिफ्ट की बात कर रहे थे। ब्लू शिफ्ट, ब्लू याद रखिएगा, ब्लू कलर की वेवलेंथ स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू रेड। तो जब भी गैलेक्सी या स्टार वो हमारी तरफ आ रहे होंगे, तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी सोर्स जो होगी, सोर्स वो अगर ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, अगर इस तरफ आ रही है, तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी। इसका मतलब अगर रेड कलर होगा तो वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स ब्लू, तो इसे हम लोग ब्लू शिफ्ट का नाम देते हैं। बाय वन गेट वन फ्री, अगर इट इज मूविंग अवे तो वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ब्लू से वो रेड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। सो स्टूडेंट, इट इज नोन एज रेड शिफ्ट। इसके अलावा स्टूडेंट, आपने टेक्स्ट बुक से इसकी जो सारी एप्लीकेशन है उनको रीड कर लेना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 9 की लेकर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।